हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ, वेव्स एंड साउंड, जिसे हम लोग ध्वनि एवं तरंगे कहते हैं। ध्वनि एवं तरंगे से प्रत्येक ईयर 2 4 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, तो आज मैं इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सभी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, शुरू से लेके। ठीक है, तो जब भी हम लोग तरंग पढ़ेंगे तो दो चीज़ तो हमें पढ़ना ही है, क्योंकि ध्वनि तरंगे दो प्रकार की होती हैं, वो अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, बिना इसे हम इसके ज्ञान के आगे हम नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो पहले आइए समझ लेते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे से हम हार्ड की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट। ठीक, तो अनुप्रस्थ तरंगे वह तरंगे होती हैं, ठीक है, जब माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने एक दीवार, मान लीजिए दीवार है और यहाँ से एक आपने रस्सी बांध दिया है, ये रस्सी बांध दिया है। ठीक है, और यहाँ पर कोई आदमी है, वो खड़ा है और अपनी हाथ से अगर इस रस्सी को नीचे की ओर अगर हिलाता है तो रस्सी जो है कुछ इस प्रकार से कंपन करती है, कुछ इस प्रकार से ये कंपन करती जाएगी। ठीक है, यानी देखेंगे जो रस्सी की लंबाई है उसके अनुदिश अगर देखा जाए तो ये जो कंपन कर रही है इसके रस्सी, ये ऊपर और नीचे, लंबाई ये है, लंबाई के ऊपर। ठीक है, ऐसे गए 90 डिग्री, फिर नीचे। तो हमें समझ में आया कि अनुप्रस्थ तरंगे वो तरंगे होती हैं जो माध्यम के, ठीक है, माध्यम के कण के तरंग के चलने की दिशा के लंबवत गति करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए रस्सी है, ठीक है, इसके लंबाई के दिशा के लंबवत। ठीक है, ये इसके लंबवत। ठीक है, 90 डिग्री ऊपर देखिए, गया फिर आया फिर गया फिर आया फिर गया। ठीक है, ये लंबवत गति करेंगे उसके लंबाई के, तब वो अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। लेकिन अगर बात आती है कि अनुदैर्ध्य तरंगे किसे कहते हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जो अपने लंबाई के अनुदिश ही कंपन करती हैं। मान लीजिए जैसे एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। ठीक है, ऐसे है, अगर कोई आदमी इस स्प्रिंग को अपनी ओर खींचेगा, खींचा, मान लीजिए अगर खींचा तो ये दूर दूर ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो खींचा तो ये गति किया किसकी ओर, इस आदमी की ओर। लेकिन अगर छोड़ दिया, इस आदमी ने अगर इसको छोड़ दिया तो फिर ये तरंगे क्या करेंगे, फिर अपनी पुनः अपनी स्थिति में आ जाएंगी, ऐसे ऐसे आएंगी और जाएंगी। मतलब ऐसे आएंगी फिर जाएंगी फिर आएंगी फिर जाएंगी, मतलब जो ये कंपन कर रही हैं अपनी लंबाई के अनुदिश ही। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो रस्सी है अगर उसको हम हिलाते हैं तो ऊपर नीचे गति करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर अनुदिश सेम उसके लंबाई के अनुदिश अगर गति करे कोई भी कण, कोई भी पार्टिकल, तो वो अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल होगा। अगर उसके लंबाई के परपेंडिकुलर यानी लंबवत अगर गति करता है तो अनुप्रस्थ तरंगे होता है। तो इसमें 2 3 4 5 बातें हैं, वो आप लोग याद कर लीजिए। नंबर 1 आता है उसका आयाम यानी एम्पलीट्यूड। ठीक है, आयाम, ठीक है, इसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम एम्पलीट्यूड भी है, जिसे हम लोग हिंदी में एम्पलीट्यूड कहते हैं। आयाम, आयाम ए क्या होता है? ठीक है, तो हम आयाम को बताते हैं कि माध्यम का कोई भी कण जो अपनी साम्य स्थित से मतलब इस लंबाई के अनुदिश यानी 0 डिग्री पर साम्य स्थित से, ठीक है, दोनों ओर जितना अधिक ऊंचा और जितना अधिक नीचे जाता है, ठीक है, वह मैक्सिमम ऊंचाई ही उसका आयाम कहलाता है। ठीक है, जितना अधिक ऊपर, हम कह सकते, ये भी कह सकते हैं जितना अधिक ऊपर विस्थापित होता है, ठीक है, उस दूरी को, उस लंबाई की, जैसे ये मान लीजिए रस्सी अगर पड़ी थी पहले, अगर इसको हमने वहीं पर फिक्स कर दिया है और निशान लगा दिया और फिर उसका क्या किया हमने, ऊपर हिला दिया, तो ऊपर नीचे कितना दूरी तक गया और कितना नीचे, तो वही मैक्सिमम ऊंचाई ही यानी उसका विस्थापन ही बोलेंगे यहाँ पर, वो उसका एम्पलीट्यूड ए होता है। तो सेम जितना नीचे ऊपर जाएगा उतना ही नीचे भी आएगा, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, मतलब इसका सेम ही होगा। ठीक, तो ये हो गया इसका आयाम। सेकंड बात आती है आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल
कोई भी कण, ठीक है, अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है वह उसका आवर्तकाल कहता है। मान लीजिए ये अपनी साम्य अवस्था यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गया यहाँ, फिर ऐसे गया, फिर अपनी साम्य अवस्था यहीं पर पहुँच जाता है, ठीक है, इसी लाइन पे। तो ये इसका क्या, एक आवर्तकाल हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आवर्तकाल को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद बात आती है आवृत्ति, ठीक है। तो एक सेकंड में आवृत्ति को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आवृत्ति होती है कि एक सेकंड में कितना कंपन किया, यानी एक सेकंड में कितनी बार अपनी साम्य स्थिति पे आया, आ गया, फिर गया, फिर आया, ठीक है, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, ठीक है, कितनी बार एक सेकंड में ये अपने साम्य स्थिति में पहुंचा, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं जनरली कि एक सेकंड में जितना वो कंपन करता है वह उसकी आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। सेकंड बात आती है कि फेज यानी हमने पढ़ा है हिंदी में कला, ठीक है, ये फेज यानी कला। तो आइए समझते हैं कला क्या होता है कि कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण कला उस क्षण कला की स्थिति तथा गति की दिशा को प्रकट करती है। मान लीजिए ये कोई रस्सी है, ऐसे ऐसे ये कंपन कर रही है, ऐसे ऐसे अपनी लंबाई के अनुदिश ऐसे ऐसे गति कर रही है, ठीक है। मान लीजिए यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, यह पॉइंट सी है, यह पॉइंट डी है, यह पॉइंट ई है, ठीक है। कला वो होता है कि वैसे मान लीजिए माध्यम के दो कण, कोई भी दो कण हैं, किसी क्षण साम्यावस्था से एक ही दिशा में समान दूरियों पर हों तथा एक ही दिशा में गतिशील हों, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ए और सी और ई और एफ, ठीक है, ये मान लीजिए अपने साम्यावस्था ये अपनी साम्यावस्था में था, ठीक है, इसने एक कंपन पूरा किया, यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। तो सी को हम मानेंगे कि ए ही है, ए मान लीजिए यहाँ से ही स्टार्ट कर रहा है, सी ऐसे गया, फिर ये, ठीक है। अब मानेंगे यहाँ पर भी ये सी ही है, यानी यह समझेंगे ए ही है, ए ऐसे गया ऊपर, फिर एक कंपन किया, ठीक है। यानी यहाँ से देखेंगे यहाँ तक का, ठीक है, इसका जो एक कंपन था, एक कंपन पूरा करने के बाद फिर सेम अपने ही एक वही स्थिति में आ गया जहाँ से शुरुआत किया था। तो ऐसे से देखेंगे कि कण ए और कण सी और कण ई, ई और कण एफ, ये सभी क्या हैं, एक सेम कला में है, यानी सेम फेज में है, ठीक है। क्योंकि ये देखेंगे कि अपने साम्य स्थिति में कंपन करते हुए फिर उसी फेज में आ जाते हैं, यानी उसी कला में आ जाते हैं, ठीक है। तो ए सी ई एफ, ठीक है, ये समान दूरियों पर हैं, ठीक है, और वो सेम दिशा में गति कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे ए सी ई एफ सेम कला में हैं, यानी समान कला में हैं, यानी समान फेज में हैं, ठीक। उसके बाद बात आती है तरंग दैर्ध्य की, ठीक है, जिसे हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, इसे हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक कंपन पूरा करने में जितना दूरी तय करता है कण, ठीक है, वह उसका तरंग दैर्ध्य कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, या इसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा होगा, ठीक है, एक कंपन पूरा करने में, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, गया, फिर वहीं पर पहुँच गया, ठीक है, एक कंपन पूरा कर लिया। तो एक कंपन पूरा करने में जितना दूरी तय करेगा वह उसका तरंग दैर्ध्य होगा, लैम्डा होगा, ठीक है। और इसकी चाल को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए आवृत्ति, चाल और तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा में हम लोग संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। मान लो कंपन करती हुई
किसी वस्तु का आवर्तकाल t है, ठीक है, तथा आवृत्ति n है, तथा आवृत्ति जो है वो n है, ठीक है। और इस बस द्वारा उत्पन्न तरंग t सेकंड में अगर ये लैम्डा दूरी तय करती है तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, ये लैम्डा अपान टी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी ही ये क्या कहलाता है, इसकी चाल कहलाती है। तो v इक्वल टू होता है लैम्डा अपान टी। लैम्डा क्या डिस्टेंस है, ये दूरी है, ठीक है। और दूरी अपान ये समय, दूरी अपान समय को हम लोग चाल कहते हैं। ये है वेलोसिटी यानी इसकी चाल और तरंगदैर्घ्य लैम्डा और इसके समय में हम लोग संबंध स्थापित किए हैं, ठीक है। ये टी क्या है, उसका एक आवर्तकाल है। अब आइए चलते हैं एक एक इम्पॉर्टेंट अब फार्मूले को हम लोग, ठीक है, डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो केवल ठोस में ही संभव हैं, ठीक है। तो ठोस के लिए दो चीज़ ध्यान रखना, एक उसका डेंसिटी, एक उसका दृढ़ता गुणांक, ठीक है। तो ठोस में अनुप्रस्थ तरंगे जो होंगी उनका फार्मूला होगा अंडर रूट ईटा अपान ये है ईटा, ठीक है, ईटा अपान डी, ठीक है। अब सब कम फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऐसे पूछेगा कि किसी ठोस में और उसका दृढ़ता गुणांक, ये है क्या, दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे कहते हैं। और ये डी क्या है, इसका घनत्व है, ठीक है। डी क्या है, घनत्व है उस पदार्थ का और उस पदार्थ का दृढ़ता गुणांक है, ठीक है। क्योंकि पदार्थ ठोस होगा, ठीक है, तो ठोस का दृढ़ता गुणांक और उसका घनत्व, फिर उसकी हम चाल निकाल लेंगे, ठीक। अब हम लोग एक लचीली यानी फ्लेक्सिबल तनी हुई डोरी अथवा तार में, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं तनी हुई, सेकंड फार्मूला रहेगा तनी हुई डोरी। समय कम है, नहीं तो मैं इसका डिराइव करके बताता, एक एक फार्मूला बता दे रहा हूँ क्योंकि आप फार्मूला ही नोट कर लीजिए, बस इसी पे सब क्वेश्चन आएंगे। तनी हुई डोरी अथवा तार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी तनी हुई डोरी में उसके तरंग की जो चाल होगी वो उसके टेंशन यानी तनाव और उसके मास यानी द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो v इक्वल टू होगा अंडर रूट टी अपान एम, फार्मूला सब सेम होगा, अंडर रूट ईटा अपान डी टी अपान एम। टी क्या है, ये है रस्सी का तनाव है, तार का तनाव। एम क्या है, एकांक लंबाई का उसका मास है, द्रव्यमान जिसे हम लोग कहेंगे, ठीक है। ये द्रव्यमान है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपान एम, ठीक है। और यदि मास ना दे के हमको घनत्व दे दे यानी डेंसिटी दे दे और उस रस्सी का, ठीक है, क्षेत्रफल दे दे या क्षेत्रफल ना दे के सिर्फ उसका रेडियस दे दे उस रस्सी का, तब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मास के स्थान पे हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, या वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रखेंगे m के स्थान पर। यानी जो द्रव्यमान मास यानी द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, ये ध्यान रखना, ठीक है, आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन इसका एक रस्सी का एकांक क्षेत्रफल का जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और घनत्व जो है डी, तो ये है m, m के स्थान, ये पूरा अब m हो गया, m के स्थान पर यहाँ पर रख देंगे। तो जो v की वैल्यू है वो हो जाएगी अंडर रूट टी अपान पाई आर स्क्वायर डी। और आपको पता है कि t अपान पाई आर स्क्वायर को लिख सकते हैं t अपान ए क्या है, एरिया है, ठीक है, एरिया पाई आर स्क्वायर। ये t क्या आता है, टेंशन, तनाव एक बल होता है, ठीक है, ये बल अपान क्षेत्रफल, बल अपान क्षेत्रफल को हम लोग कहते हैं प्रतिबल, ठीक है। क्या है, ये है प्रतिबल, प्रतिबल को आपने पढ़ा होगा F अपान ए, ठीक है।
क्योंकि एफ क्या है, फोर्स है, और ये पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया है। ठीक है, क्योंकि टेंशन भी एक फोर्स होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया को हम लोग प्रतिबल कहते हैं। अब इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं किस में, कहाँ कहाँ, मतलब कई कई प्रकार से। एक फार्मूला याद रखिए, बस हम कहते हैं कि हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, फार्मूला एक याद रखिए, उसी से आप फार्मूले बनाते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फार्मूले को डिराइव करते जाएंगे, उतना ही आपका समझ लीजिए फिजिक्स हुआ या मैथ हुआ वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर डी, उतना ज़्यादा आप पर कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा। ये होगा प्रतिबल है ये। ठीक है, प्रतिबल अपान डी, क्योंकि टी अपान पाई आर स्क्वायर को हम लोग प्रतिबल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, यूपीटीयू है। हम एक चीज़ नहीं कि इंटर वाला याद करेंगे वी इक्वल टू अंडर टी अपान एम, इसे ये भी याद करेंगे एम को पाई आर स्क्वायर डी, अब ये भी याद करें प्रतिबल अपान डी, क्योंकि पता नहीं किस रूप में दे दे। अगर हमें ये पता है तो चाहे जिस रूप में दे दे, बताओ इससे ज़्यादा और भी कोई रूप पूछ सकता है तो नहीं। तो इसलिए हम इंटर में तो इतना याद करते हैं, नहीं इससे अभी आगे बढ़ना है। ठीक, तो चलिए अभी आगे बढ़। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुदैर्घ्य तरंगों में चाल। आपको पता है कि अनुप्रस्थ तरंग में चाल केवल ठोस में ही होती है, लेकिन अनुदैर्घ्य तरंगों की जो चाल होती है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में होती है। ठीक है, तो हम तीनों माध्यमों में इसका हम वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले हम लोग ठोस में निकाल रहे हैं, तो इसकी जो स्पीड होगी ठोस में वो होगी वी इट इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल बी। ठीक है, कैपिटल बी प्लस 4/3 ईटा अपान डी। ठीक है, आप एक ही फार्मूला याद करिएगा। ठीक है, वही सेम पहले वाला फार्मूला, उसी से सारे फार्मूले बनेंगे। पहले हमने फार्मूला क्या याद किया था, वी इट इक्वल टू अंडर रूट ईटा अपान डी। ठीक है, सबसे शुरुआत में यही बताया था हमने आप लोगों को, ईटा अपान डी। ठीक है, डी हमेशा नीचे रहेगा घनत्व में। ठीक है, चाहे जितना पूरा फार्मूला इस तरंग की चाल में पढ़ेंगे, डी हमेशा नीचे रहेगा, याद रखना। ठीक है, जो ये बी होता है और ईटा होता है, जो डी है, ये सब हमने आपको बताया है कि बी जो है वो आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक है। ये है आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, और ईटा जो है वो ठोस का दृढ़ता गुणांक है, कितना वो दृढ़ है। ठीक है, ये दृढ़ता गुणांक है। और आपको पता है डी जो है वो घनत्व है, यानी वॉल्यूम है। ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा है, एन नहीं है। ठीक है, ईटा है। तो ये ठोस में इसकी चाल हो गई। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ये ठोस एक छड़ है, एक लंबी छड़ है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वी टी इक्वल टू अंडर रूट गामा अपान डी। ठीक है, और जो ये गामा है ये उस ठोस पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक है। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो बहुत परम है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। ये देकर आयतन प्रत्यास्था ईटा, ठीक है, और डी देख के पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, और या आपको सिर्फ यंग प्रत्यास्था गुणांक दे देंगे, लेकिन डी नहीं देंगे। क्या अगर यंग प्रत्यास्था गुणांक भी दे दें और इसका घनत्व डी दे दें तो आप तो आसानी से फार्मूले पर रख के निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करते। वो यंग प्रत्यास्था गुणांक जो होता है किसी भी सॉलिड का वो फिक्स होता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू माने 2 पॉइंट समथिंग 10⁻⁻⁻, कुछ भी दे देंगे, लेकिन जो डी होगा वो उस छड़ का आपको एक रेडियस दे देगा, उसकी लंबाई बता देगा, और उसका ये तो द्रव्यमान दे देगा। ठीक है, एरिया दे देगा, द्रव्यमान दे देगा, वहाँ से आपको डी को निकालना पड़ेगा। तो डी कैसे निकालेंगे, तो आपको डी निकालने के लिए पता होना चाहिए डेंसिटी इट इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, किसी भी वायर का या किसी तार का, किसी रस्सी का, इसकी यूनिट लेंथ इनटू ये सर्किल का एरिया। सर्किल का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसका यूनिट डिस्टेंस जितना भी ये लंबाई होगी उसको मल्टीप्लाई करते हैं, माने
यूनिट डिस्टेंस की 1 यूनिट डिस्टेंस का निकाल रहे हैं, जितनी भी लंबाई होगी उससे मल्टीप्लाई करते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ये। तो आपको यहाँ पे डी की वैल्यू रखना पड़ेगा, इसका मास कुछ भी दिया जाएगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ से निकाल लेना, तब डी की वैल्यू यहाँ पे रखना। इतना आसान नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन देंगे जो फार्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो ये हो गया उसका, हाँ ठीक है। इस तरह करके यंग प्रत्यास्थता गुणांक के फॉर्म में दे देंगे। अब हम लोग दरव में इसकी चाल ज्ञात करेंगे। दरव, तो दरव में भी सेम v इज इक्वल टू होता है अंडर रूट बी अपॉन डी, और b जो होता है दरव का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होगा, d सेम वही होगा उसकी डेंसिटी, दरव की कितनी डेंसिटी है, ठीक है। ये बस इसमें एक ही फार्मूला है। उसके बाद हम लोग आते हैं वायु में, ठीक है। वायु में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वायु का जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वायु में भी वेलोसिटी जो होगी वो होगी, तरंग की जो चाल होगी v इक्वल टू बी अपॉन डी, लेकिन ये b जो होगा वो इस वायु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, गैस का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है ये b, लेकिन यहाँ पर द्रव है तो द्रव का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, d जो है द्रव का घनत्व, तो यहाँ पर जो है ये वायु का घनत्व, ठीक है। फार्मूला सेम याद रखने का, ठीक है। उसके बाद इस फार्मूले में अगर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ना देके, ठीक है, आपको प्रेशर के फॉर्म में दे दिया जाए, तो इसी के स्थान पर रख देना, ठीक है, b के स्थान पर रख देना p अपान डी। लेकिन इसको लाप्लास थे, उन्होंने ये क्या किया कि न्यूटन का पहले ये फार्मूला था, इसमें लाप्लास ने संशोधन किया, ठीक है। और संशोधन करने के बाद उन्होंने क्या किया कि इस p के स्थान पर p नहीं गामा इंटू पी रखा, और गामा जो होता है वो होता है Cp अपान Cv, ठीक है। तो Cp जो होता है गैस की नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और Cv होता है गैस के नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। ये हम जब रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p अपान डी, ठीक है। अच्छा, आप समझ रहे होंगे कि ये गामा जब नहीं रहेगा तो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, गामा आएगा किस प्रकार का क्वेश्चन, गामा आ जाएगा तो आपको एक परमाणु द्विपरमाणु गैस का नाम देके पूछेगा, या आपको बताएगा कि हीलियम, नियान, आर्गन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इस प्रकार का कोई गैस बताएगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये ऊपर वाली जो गैस है वो एक परमाणुक हैं, नीचे वाली जो है वो द्विपरमाणुक हैं। जब एक परमाणु गैस आएगा तो वहाँ पर गामा की वैल्यू रखना 5/3, जब द्विपरमाणु गैस आएगा तो रखना 7/5, ये ध्यान रखना। लेकिन आपसे बताएगा नहीं कि एक परमाणु है कि द्विपरमाणु, वहाँ आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि अगर ऑक्सीजन, नियान, H2, ठीक है, जहाँ पर दो एटम जुड़े हों, द्विपरमाणु गैस, वहाँ पर एक ही एटम है हीलियम, नियान, आर्गन, तो एक परमाणु गैस आपको पता चल जाएगा कि वो ऑक्सीजन दे रहा है कि N2 दे रहा है कि हाइड्रोजन दे रहा है, इस चारों पांचों में से कुछ भी एक देगा आपको, ठीक है। तो वहाँ समझ जाना कि द्विपरमाणु है तो फिर गामा के स्थान पे रख देना, और कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम ये भी कर सकते हैं कि जो ये फार्मूला है v इट इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p अपान डी, p जो है प्रेशर है, ठीक है, वो गैस का प्रेशर है। हमको पता है कि आदर्श गैस के लिए Pb इट इज इक्वल टू nRT, ठीक है। मान लीजिए 1 ग्राम अणु के लिए हम ये सोल्व कर रहे हैं, तो Pv इट इज इक्वल टू n के स्थान पर 1 रख देंगे, RT, v जो होता है वो वॉल्यूम होता है, अभी हमने बताया मास इट इज इक्वल टू वॉल्यूम गुणे डेंसिटी, वॉल्यूम यानी आयतन, डेंसिटी उसका घनत्व, ठीक है। तो v क्या हो जाएगा m अपान डी, v के स्थान पर रख सकते हैं हम, ठीक है। तो p इंटू m अपान डी इट इज इक्वल टू RT, ठीक है। m नीचे 20 देंगे तो p अपान डी इट इज इक्वल टू हो जाएगा
आर टी अपान एम। तो जहाँ पर पी अपान डी है वहाँ पर हम आर टी अपान एम भी लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला हमारा ये भी बन गया, आर गामा आर टी अपान एम। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे फार्मूले डिराइव करिए, सेम ऐसे ही आप लोग भी रोज डिराइव करिए कि क्या से क्या, कहाँ तक उनका दिमाग पहुंच सकता है। इससे ज़्यादा नहीं पहुंचेगा, इससे ज़्यादा नहीं पहुंचेगा। पी अपान डी, पी को क्या लिख सकते हैं, पी बी इक्वल टू एन आर टी अपान डी। अगर इससे भी ज़्यादा वो पहुंच जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो आपका दिमाग चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि कुछ भी पूछ लें, पूछेंगे तो बुक से ही पूछेंगे, और इससे ज़्यादा फार्मूला तो होगा ही नहीं। जितना बुक में होगा, जितना कुछ बना है फार्मूला, अपने तरफ से तो देंगे नहीं। ठीक है, वो आपका दिमाग ही चेक करना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ना दिमाग रखें कि क्या से क्या बन सकता है। ठीक है, जब ये फार्मूले सब आप अपने आप डिराइव करते जाएंगे तो अपने आप कोई चीज़ नहीं, खाली एक हमने फार्मूला आपको बताया था, वी इट इज इक्वल टू अंडर रूट ईटा अपान डी। यही सब, कभी बी अपान डी, कभी बी अपान डी, कभी होता है बी प्लस 4/3 इंटू ईटा अपान डी। ये ठोस के है, अनुदैर्ध्य के लिए। ठीक है, सब याद हो जाएगा। ठीक है, इसे हमने भी याद किया है पूरा। ठीक है, इस तरह हो गया। अब इसी क्वेश्चन को देखिए हम और भी क्या चेंज कर सकते हैं। वी टी इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी अपान एम। देखिए, किसी भी कोई भी पदार्थ होगा उसका मास तो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। गामा की वैल्यू जो है कांस्टेंट है, या तो वो एक परमाणु की, या तो 2 परमाणु की, यानी 5/3 या 7/5, ये कांस्टेंट है। आर की वैल्यू, ये गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। लेकिन टेम्परेचर ये जो है कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं है, इनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो v की वैल्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, अंडर रूट टी के। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अगर v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, तो आप लोगों को घुमा कैसे कर सकता है कि 2 टेम्परेचर दे देगा, एक वेलोसिटी दे देगा, तो दूसरी वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, या आप लोगों को 2 वेलोसिटी दे देगा, एक टेम्परेचर दूसरा टेम्परेचर। ऐसे आप लोगों के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, मान लीजिए हमने इसे मान लिया V1, इसे मान लीजिए हमने T1 मान लिया। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, V1 T1, और कोई दूसरी गैस है, मान लीजिए उसकी चाल है V2 और उसका टेम्परेचर T2 है। इसे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो V1 अपान V2, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट T1 अपान T2। ठीक है, और हम लिख सकते हैं कि V1 अपान V2 इट इज इक्वल टू अंडर रूट T1 अपान T2। यह भी एक फार्मूला हो गया कि आपको 2 गैस दे दिया जाएगा, दोनों की वेलोसिटी दिया जाएगा, टेम्परेचर किसी का मिस होगा या किसी का वेलोसिटी मिस होगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो एक का वेलोसिटी दिया जाएगा, दूसरा का नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर इससे भी ज़्यादा वो दिमाग लगाएं तो ये भी कह सकते हैं कि यदि किन्हीं 2 गैसों के लिए गामा का मान तो एक ही होगा, इन गैसों में समान ताप व दाब पर ध्वनि की चालें क्रमशः मान लीजिए किसी की V1 व V2 हैं। ठीक है, उतने का टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है। ठीक है, लेकिन उनका घनत्व तो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो क्या करेंगे हमें पता है V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा P अपान डी, ये फार्मूला पता है। उनका घनत्व तो अलग अलग है 2 गैसों के लिए, तो उनकी चालें V1 है और गामा जो है वो सेम ही है दोनों का। तो हम लिख सकते हैं गामा, प्रेशर भी सेम ही है D1, और V2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम गामा P अपान D2। उनका जो है घनत्व तो अलग अलग है, प्रेशर, टेम्परेचर और गामा वो एक ही परमाणु है मान लीजिए, या 2 परमाणु है तो दोनों 2 परमाणु ये सेम है। तब क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे V1 अपान V2 को, देख लिए कौन सा रिलेशन बनता है V1 अपान V2 से। तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, पूरा कट जाएगा तो ये चला जाएगा ऊपर और ये D1 चला जाएगा नीचे, ये हो जाएगा
d2/d1। यहाँ तक एक फार्मूला बना, उस फार्मूले को यहाँ हम लिख देते हैं बढ़िया सफ़ा v1/v2 अंडर रूट d2/d1। ठीक है, तो कितना फार्मूला मिल गया आपको, v1/v2 इट इज इक्वल टू अंडर रूट t1/t2। जब दो वेलोसिटी दो टेम्परेचर देगा तो ये फार्मूला, दो वेलोसिटी और दो घनत्व डेंसिटी देगा तो ये फार्मूला आप लोग बनाना। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये भी पता है कि डेंसिटी ना दे के आपको मास दे दे। ठीक है, मास दे देगा तो क्या करना, आपको पता है मास इट इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम गुणे डेंसिटी। तो डेंसिटी इट इज इक्वल टू का मास अपान वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, या आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि सेकंड पेज में बता रहे हैं, v जो है वेलोसिटी अभी हमने पढ़ा है गामा RT अपान m। ठीक है, वो घनत्व भी ना दे, प्रेशर भी ना दे, टेम्परेचर कहे सेम है, उसका सभी का टेम्परेचर सेम है, गामा भी कहे अगर सेम है। ठीक है, लेकिन उनके अणुभार बदल दे। ठीक है, अणुभार को वो बदल देगा। तो मान लीजिए m क्या उसका अणुभार है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम एक को मानेंगे v1। ठीक है, और अंडर रूट गामा RT/m1, और दोनों जो है वो एक ही परमाणु गैस है, मान लीजिए सेम परमाणु गैस हैं, उनका टेम्परेचर भी सेम है। जब गैस सेम है तो उसके गैस कांस्टेंट भी सेम होंगे, टेम्परेचर सेम है, ये उनका अणुभार जो है अलग अलग है। अब फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर ये सब कट जाएगा क्योंकि सब सेम है। ठीक है, तो v1/v2 इट इज इक्वल टू हो जाएगा m2/m1। इसे तो हम लोग इंटर से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, कि जब दो वेलोसिटी दी जाती है उसका अणुभार भी दिया जाता है, तो हम लोग यही फार्मूला लगाते हैं v1/v2 इट इज इक्वल टू अंडर रूट m2/m1। ठीक है, मान लीजिए ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैसों के लिए अणुभार जो है, ऑक्सीजन का जो अणुभार है वो 32 है, और हाइड्रोजन है जो उसका अणुभार है 2। ठीक है, और उनकी वेलोसिटी का अनुपात पूछ लेगा क्या होगा। ठीक है, तो उनके वेलोसिटी का अनुपात मान लीजिए ऑक्सीजन का, ये वेलोसिटी ऑक्सीजन की है, और वेलोसिटी ये वेलोसिटी है v1 को मान लेंगे हम ऑक्सीजन, और v2 को मान लेंगे हम हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन की वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी हाइड्रोजन की अंडर रूट। ठीक है, देखो v1 हमने माना था किसका, ऑक्सीजन को, तो मास भी हम मानेंगे ऑक्सीजन का ही नीचे। ठीक है, v1 तो m1 ही रहेगा वो। ठीक है, ये हो जाएगा 32। और देखिए v2 जो है m2, v2 जिसे माना है हमने हाइड्रोजन को, तो मास भी उसी का हाइड्रोजन का ही रहेगा m2 पर, ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये कट जाएगा, आ जाएगा 16 टाइम्स 1/16। ठीक है, इसका जब हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ये ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन का जो रेशियो हो जाएगा 1/4। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनका रेशियो बताइए, तो कभी में किसी में 1/4 ऑप्शन दिया जाएगा, किसी में 4/1 ऑप्शन दिया जाएगा, किसी में 1:2 दिया जाएगा, ऐसे समथिंग ऑप्शन, किसी में नन ऑफ दिस। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन देखिए एक फार्मूले से कितने आपको, क्या ऐसा इंटर में पढ़ा था कभी? ठीक है, पढ़ा भी होगा लेकिन इतना डीपली नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि एक फार्मूले से कितने कितने कैसे फार्मूले निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। और भी अगर मान लो पूछना चाहे तो, और इससे भी ज़्यादा पूछेंगे, ये सिर्फ गैस के लिए है, गैस में ज़्यादा पूछते हैं, ये सभी जो फार्मूले बता रहा हूँ ये गैस ही के लिए। ठीक है, इससे भी ज़्यादा पूछेंगे तो या तो ये पूछेंगे v इट इज इक्वल टू अंडर रूट ये गामा p/d, ये तो जनरल फार्मूला है। उसके बाद अणुगति सिद्धांत के अनुसार यदि गैस का आयतन d है तो गैस का जो दाब होगा वो p इट इज इक्वल टू होता है, जब गैस वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे dv²। ठीक है, और जो ये बार v² है ये
माध्य वर्ग चाल है, ठीक है। अतः गैस के अणुओं की वर्ग माध्यमूल चाल क्या होगी, जिसे हम लोग VRMS कहते हैं, वर्ग माध्यमूल चाल। ये माध्य वर्ग चाल है, ये माध्य वर्ग चाल है। और ये वर्ग माध्य मूल चाल जो होता है वो अंडर रूट V माध्य वर्ग चाल के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से निकालना है इसकी वैल्यू को, तो ये हो जाएगा, हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। VRMS की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट 3p/d, ठीक है। ये इधर जाएगा, d नीचे आ जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने निकाला है, ठीक है, ये सभी नीचे आएगा 3p/d, ठीक है, ये स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे, ये इसे क्वेश्चन सेकंड, मान लीजिए ये क्वेश्चन फर्स्ट था, ठीक है। ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट को सेकंड है, सेकंड को फर्स्ट से किसी भी अगर हम डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी V/VRMS, ठीक है। इसको डिवाइड किया इससे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट Γ/3, ठीक है, क्योंकि P/D से दोनों में एक कट जाएगा, Γ/3 बचेगा। तो V की वैल्यू जो हो जाएगी, गैस की जो चाल होगी वो हो जाएगी अंडर रूट Γ/3 इंटू VRMS। ये वर्ग माध्यमूल चाल है और ये किसी गैस की चाल हो जाएगी। गामा ये कांस्टेंट पता है क्या होता है, ठीक है। तो इतना तक पूछ सकते हैं और इससे भी आगे नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। बस इतना आप पढ़ लीजिए। मैं दावा करता हूँ अगर इसके अंदर से ना आया तो मुझे आके बताइएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा पूछ नहीं सकते, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। इससे आगे मैं और बताऊँगा। अगर इससे भी ज़्यादा पूछेंगे तो अभी भी इसी चैप्टर का इससे भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट मेरे पास है, मैं बताऊँगा।